नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। अगले 1 घंटे तक तमाम वो खबरें जिन पर पूरे दिन आपकी नजर रहने वाली है। और सबसे पहली बात उस हत्यारे की जिसे भारत ने वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अफसर की हत्या करने वाले हत्यारे को भारत ने गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। मेहदी हसन नाम का ये क्रिमिनल दिल्ली में छिपा हुआ था, लेकिन उसे अब पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद उसे बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान इसने हिंदू पुलिस अफसर संतोष की हत्या की थी। इसके साथ ही ये अक्सर भारत विरोधी बयान भी देता रहता है। मेहदी हसन दिल्ली में मौजूद था और जानकारी के मुताबिक वो भारत से फिनलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन उसे फिनलैंड का वीजा मिल पाता उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया है। और बांग्लादेश में हिंदू पुलिस ऑफिसर की हत्या का मामला 5 अगस्त 2024 का है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़क उठी थी। और उसी दिन बनियाचोंग पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। मेहदी हसन का नाम इस हत्याकांड में प्रमुख रूप से सामने आया था। वारदात के बाद मेहदी हसन भारत भाग आया था, जिसे एजेंसियों ने गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश में डिपोर्ट किया है। लेकिन यह वही मेहदी हसन है जिसने एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारियों के सामने बैठकर उन्हें धमका रहा है कि मैंने इस प्रदर्शन को लीड किया था और मैंने ही संतोष की हत्या करवाई थी। और उस व्यक्ति ने जब भारत में कदम रखा तो एजेंसियों ने उसे धर दबोचा और वापस उसके मुल्क आने की बांग्लादेश भेज दिया गया। तो देख लीजिए, यही वो शख्स है जिसने हिंदू ऑफिसर संतोष की हत्या कर दी थी और उसके बाद यह भागकर भारत आया था। हालांकि इस हत्यारे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो थाने में बैठा है और पुलिस के सामने एसआई संतोष की हत्या की बात भी कबूल कर रहा है। लेकिन तब बांग्लादेश की पुलिस ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। আমার পরিচয়টা দিই, আমি এই মুভমেন্টে আমি হবিগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়ক ছিলাম। আমি বৈষম্য চেতনা হবিগঞ্জের বর্তমান সেক্রেটারি। বানিয়েছিল আমরা থানা কিন্তু পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। एसआई संतोष की हमने जलाई दिए। देखिए, इसमें बोल रहा है एसआई संतोष को हमने जला दिया था। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, इसके बारे में पुलिस को किस तरह से जानकारी मिली कि मेहदी हसन जो हत्यारा है, भारत विरोधी है, वो भारत के अंदर ही छुपा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, साल 2024 का ये पूरा मामला है, जब इस जो हिंदू पुलिस ऑफिसर थे बांग्लादेशी संतोष चौधरी है, संतोष शर्मा भी उनका नाम बताया जा रहा है, उनकी हत्या की गई थी। और उसके बाद आरोप लगा था मेहदी अहमद रजा हसन पर, और इसका एक वीडियो भी जो है वायरल हुआ था जिसमें ये हत्या की बात को कबूल भी कर रहा है। उसके बाद से जो है एजेंसियां अलर्ट पर थी, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में हिंसा चल रही थी, तो लगातार जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां भारत की, वो भी अलर्ट पर थी। और तो एजेंसियों के पास और पहले से मेहदी अहमद रजा हसन का नाम था, और जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इमिग्रेशन के पास पहले से इसकी जानकारी थी, जिसके बाद इसको जो है डिटेन किया गया। और क्योंकि इसने कोई भी क्राइम भारत में नहीं किया था, और इसी वजह से जो है इसको वापस बांग्लादेश रिपोर्ट किया गया। दरअसल ये फिनलैंड फरार होने की फिराक में था, और उस फिनलैंड फरार होता उससे पहले जो है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी टीम ने इसको पकड़ा और वापस बांग्लादेश रिपोर्ट कर दिया। अच्छा कुमार सुनो, इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि आखिरकार ये भारत में कैसे दाखिल हुआ था? भारत विरोधी व्यक्ति को भारत में कैसे एंट्री मिली? देखिए, ये इसके पास पासपोर्ट भी मिला है, और चूंकि मैंने कहा जैसा अमित की, इसने कोई भारत में कोई क्राइम नहीं किया था। और जब 2024 में हिंदू जो अधिकारी थे बांग्लादेश के पुलिस अफसर थे, उनकी हत्या हुई, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। तो ऐसे में इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो सिर्फ बांग्लादेश के पास था, ना कि भारत के पास, क्योंकि भारत की जमीन पर। लेकिन ये अच्छी बात रही कि भारत की एजेंसियों ने इस व्यक्ति को डिटेक्ट किया जो कि भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और इसे वापस उसके मुल्क भेज दिया जो भारत के जरिए यूरोप भागने की कोशिश कर रहा था। घूसखोर पंडित के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है। फिल्म के विरोध में यादव समुदाय के लोग सड़कों पर हैं और अब फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो हीरोइन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में यादव समाज की आस्था और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में यादव लड़की और दूसरे समुदाय के लड़के की प्रेम कहानी को आपत्तिजनक ढंग से दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे समाज की छवि खराब हो सकती है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ऐसे में लोगों ने फिल्म को रिलीज ना होने देने की गुहार लगाई है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अब 27 फरवरी है।
बता देना चाहता हूँ, जो समाज में गंदगी फैलती है और हम लोग समाज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, राजनीति का एक हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। पर दूसरी चीज ये है, इसमें जात बरादरी नहीं होती, इंसानियत थोड़ी सी दिखाई है, किसी को जात को लेकर मूवी ना बनाए। और हमारे साथ ये मुसलमान भाई भी खड़े हैं, ब्राह्मण भाई भी खड़े हैं, बनिया भाई भी खड़े हैं, ठाकुर समाज के लोग भी हैं, क्योंकि ये चीज गलत है। इसलिए इसमें राजनीति देखेंगे, जो चीज गलत है उसका बहिष्कार करो किसी भी कीमत पे। अपन लोग क्या करते हैं, हम समाजवादी पार्टी के तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, बीजेपी के तो बीजेपी की बात करेंगे। अरे भाई, हम लोग समाज में गंदगी फैला रहे हो और तुम कुछ कह नहीं रहे हो, इतने बड़े नेता बैठे हुए, इतने बड़े पद पे, हम लोगों को बीच में उतरना पड़ता है। अगर यही आप मूवी के लिए बाइकआउट कर दे तो हमको धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। इस मूवी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विशेष तौर से एक ही जाति को, यादव जाति को टारगेट किया गया है। अगर इसका मुख्य मकसद लव जिहाद था तो हिंदुओं से करते, और इसमें जो कार्यकर्ता और जो निर्माता और जो इसमें कलाकार हैं वो एक भी यादव नहीं है। फिर हमारा विरोध ये है, यादव को ही टारगेट क्यों किया गया, ये सोचने वाली बात है। यादवों को टारगेट क्यों किया गया इस फिल्म में? हमारे लोग, यादव समाज के लोग बड़े स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन इसमें करेंगे। हम लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे और हमारे जो यादव समाज के वकील हैं वो कोर्ट में इसके खिलाफ भी जा रहे हैं। और खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर सीमेंट की एक फैक्ट्री लगाने से पहले सर्वे करने पहुंची टीम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पहले तो सड़क जाम करके सर्वे टीम का रास्ता रोक दिया, फिर पुलिस और सर्वे टीम पर जमकर पथराव किया, जिसके बाद सर्वे टीम को बेरंग लौटना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस के साथ साथ तहसीलदार की गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। गांव वालों को डर है कि सीमेंट की फैक्ट्री बनने से खेती की जमीन खराब हो जाएगी, जिससे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस की गाड़ी पर गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ टूट पड़ी। पहले हुई नारेबाजी, फिर बरसने लगे पत्थर। भीड़ में फंस गई तहसीलदार की कार। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से नाराज ग्रामीणों की भीड़ एक तरफ जहां पुलिस टीम पर पत्थर बरसा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार की कार भी भीड़ के गुस्से की शिकार हो रही है। लोग तहसीलदार की कार तो नहीं पलट पाए, लेकिन गुस्साए लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों से वार कर कार के शीशे तोड़ डाले। पुलिस की कार को निशाना बनाने वाली भीड़ तहसीलदार की कार पर टूट पड़ी और फिर सर्वे में लगी मशीनों पर लाठी डंडे से वार किए। तो सर्वे टीम के पहुंचने से पहले बैरिकेडिंग के सामान लेकर पहुंचे ट्रक को भी ग्रामीणों ने पलट दिया। पुलिस की टीम और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा निकाल रही ग्रामीणों की ये भीड़ मध्य प्रदेश के धार में है, जहां कुक्षी थाना के करीब आधा दर्जन गांव में लाइमस्टोन फैक्ट्री के सर्वे के लिए ड्रिलिंग और सर्वे से जुड़ी मशीन लेकर प्रशासनिक अमला पहुंचा था। लेकिन सर्वे का काम शुरू होते ही ग्रामीणों का प्रशासन पर गुस्सा फूट पड़ा। चूना पत्थर खदान के सर्वे के लिए पहुंची कंपनी के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन के बाद यहां सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जिससे कृषि भूमि प्रभावित होगी। इससे आसपास के लोगों के विस्थापन का खतरा बढ़ जाएगा। इसी वजह से कुक्षीबाग और जोबट ब्लॉक के करीब आधा दर्जन गांव के लोग चूना खदान का विरोध कर रहे हैं। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के जिन 6 गांव में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, उनमें तलावड़ी, टकारी, बामंदाबाड़ी, मोगरा, भीमपुरा और खेड़ली शामिल हैं। इन्हीं गांवों में सर्वे के लिए मशीनें लगाई जा रही थी। प्रशासन का दावा है कि जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की पहल के बाद सर्वे को लेकर ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन बुधवार को जैसे ही पुलिस बल के साथ निजी कंपनी की मशीन लाइमस्टोन के सर्वे के लिए पहुंची, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जमकर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सर्वे करने गई टीम बिना किसी नतीजे के ही वापस लौट गई।
हालांकि सर्वे टीम के गांव में पहुंचने से पहले धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के द्वारा बाग क्षेत्र में कैंप लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई थी। ग्रामीणों को बताया गया था कि ग्रामीणों की सहमति से ही सर्वे किया जाएगा और निजी जमीनों पर ग्रामीणों की सहमति के बिना सर्वे नहीं किया जाएगा। अब प्रशासन का दावा है कि इलाके में शांति कायम है। मैं कुक्षी सब डिवीजन के खेड़ी पंचायत में एक कंपनी के द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा था और उसी सैंपलिंग के कार्य के दौरान जो उनके अनुसार नियम अनुसार किया जा रहा था उसमें कुछ लोग आसपास के ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए थे। तो वाद विवाद के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी गई। वहाँ लोगों की जो भी उनके आपत्तियाँ थी उनको समझाइश दी गई कि वो हमको जो भी उनकी आपत्तियाँ हैं वो लिखित में उपलब्ध कराएं और उन आपत्तियों का जहाँ से जिस स्तर से निराकरण होना है वो हम लोग कराएंगे। और उनको समझाइश दे के लोगों को समझाया गया, मौके पर शांति व्यवस्था कायम कराई गई और अभी पूर्ण रूप से शांति है और इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध, सड़क जाम, पथराव और हिंसक प्रदर्शन के बाद सर्वे टीम फिलहाल बिना अपना काम पूरा किए ही लौट गई। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे भीड़ पर सख्ती नहीं दिखाई। तो अब प्रशासन और पुलिस की टीम ग्रामीणों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां के रतलाम में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। बच्चा चोर गिरोह के शक में लोगों ने कार सवारों को जमकर पीटा। कार सवार कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। वो तो भला हो पुलिस का, जो बड़ी मुश्किल से भीड़ के चंगुल से लोगों को छुड़ा पाई। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लात घूंसे चला रहा है, तो कोई चप्पल और लाठी डंडे से पीट रहा है। आधी भीड़ ऑरेंज टी शर्ट पहने शख्स को जमीन पर गिरा गिरा कर मारने में लगी है, तो कुछ लोग सफेद शर्ट पहने एक शख्स पर टूट पड़े हैं। जमीन पर पटक कर दे दनादन लात और थप्पड़ मार रहे हैं। हाल ऐसा हो गया है कि ये लोग ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। किसी के मुंह से खून निकल रहा है तो किसी के हाथ और पैर से। एक शख्स तो जमीन पर बेसुध पड़ा है, लेकिन भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें भीड़ इस कदर उग्र है कि गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। कार के आगे का शीशा चकनाचूर हो चुका है। कार के अंदर बैठा शख्स इतना डर गया है कि पुलिस के होते हुए भी हाथ जोड़कर बैठा है और लोगों से शांत होने की गुहार लगा रहा है। अब आपको इन लोगों के गुस्से की वजह बताते हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां झालरापाड़ा गांव के पास रतलाम इंदौर 4 लेन पर बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने कार सवारों की पिटाई कर दी। लेडीज भी गई, वो लेडीज पुलिस को फोन करो, पहले इनको बांध के रखो, ये खुद बताएगा। पुलिस को बुलाओ। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक कार ढाबे के पास रुकी थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने कार सवारों को बच्चा चोर समझ लिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि संदिग्ध लोग गांव के अंदर भी घूमते नजर आए थे और नकली नोट देकर बच्चों की चोरी करने की फिराक में थे। तो नकली नोट देकर उठाया जा रहा है। यहाँ हम शिमला में बच्चे पकड़े हैं ढाबे में, जिम्मेदार ढाबे में। ये देखो नोट, ऐसे नोट बच्चे को देते हैं। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 मौके से भाग निकले, जबकि अन्य को भीड़ ने पकड़ लिया। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से इनको छुड़ाया, सभी को थाने ले गई।
पुलिस की पूछताछ में कार सवारों ने बताया कि वो राजस्थान के प्रसिद्ध सांवरिया जी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने रतलाम के चिकलिया टोल नाके की सुबह करीब 12 बजे की टोल रसीद भी दिखाई। पीड़ितों के मुताबिक वो ढाबे पर टॉयलेट करने के लिए रुके थे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। हालांकि मामले में पुलिस को कोई भी बच्चा चोरी की आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। अब शंकराचार्य के साथ विवादों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर बटुकों को बुलाया है और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। एक दिन पहले ही ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मणों की शिखा खींचे जाने का विरोध किया था और आज उन्होंने बटुकों को अपने घर बुलाकर उनका सम्मान किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर में बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान किया है और ये तमाम वो नन्हे संत हैं जो इस वक्त गुरुकुल में पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं और शिखाधारी तमाम ये बटुक हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर विवाद हुआ था उसके बाद लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने घर पर बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। ये तमाम वो छात्र हैं जो पाठशाला में वेद की पढ़ाई करते हैं, वेद की शिक्षा लेते हैं और यहाँ पर देखिए मंत्रोच्चार भी किया जा रहा है और इनका सम्मान किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से प्रयागराज में विवाद हुआ था, शंकराचार्य विवाद, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जो वहाँ पर मौजूद थे लोग जिनकी शिखा खींचकर उन्हें हटाया गया था वो सही नहीं था, जिसके बाद कड़ी आलोचना भी हो रही थी इन चीज़ों को लेकर। और अब सरकार के डिप्टी सीएम, सरकार के कद्दावर नेता ब्रजेश पाठक अपने घर पर इन छात्रों का सम्मान कर रहे हैं। तो वैदिक परंपरा के हिसाब से बचपन से ही ये छात्र गुरुकुल में जाते हैं, वेदों की शिक्षा लेते हैं, भारतीय संस्कृति की बारीकियों को समझते हैं ताकि समाज के अंदर भारत की सनातनी परंपरा को आगे ले जाया जा सके। और आज इनका ब्रजेश पाठक के घर पर सम्मान किया जा रहा है। हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि वो उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बड़ी संख्या में आज यहाँ पे बिल्कुल, ये बड़ी संख्या नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म संख्या है। हम लोग तो हर जगह जगह माननीय ब्रजेश पाठक जी को सम्मान करने के लिए उपस्थित होंगे और इनका जगह जगह सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष को, एकदम ब्राह्मण है तो उसकी पक्ष को इन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ सदन के अंदर रखा। तो इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां एआई समिट में थोड़ी देर में पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं और साथ ही उद्घाटन वो करेंगे औपचारिक तौर पर और तमाम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इसकी जानकारी भी देंगे। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष, 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 500 से ज्यादा फाउंडर और सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। समिट में 600 से ज्यादा स्टार्टअप अपने एआई मॉडल शोकेस करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े एआई इवेंट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दुनिया भर के कई बड़े कारोबारी शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 9:40 पर समिट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे नेताओं के साथ सुबह लगभग 11 बजे इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे। सभी नेता अलग अलग देशों के पवेलियन में जाएंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में सभी देशों के स्टेट हेड्स, मंत्री और अलग अलग संस्थानों के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे। इस सेशन में एआई से जुड़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और बिल गेट्स जैसे 100 से ज्यादा ग्लोबल दिग्गज पीएम मोदी के साथ एक मेज पर बैठेंगे, जिसमें भारत में एआई सेक्टर में बड़े निवेश और रणनीतिक पार्टनरशिप पर भी अहम फैसले होंगे। एआई इंपैक्ट समिट का आज उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। इस समिट का मकसद न सिर्फ एआई इकोसिस्टम के आसपास की हो रही इनोवेशंस पर चर्चा करना है, बल्कि एआई को कैसे सर्जन हिताए सर्जन सुखाए, यानी एआई कॉरपोरेशंस की आवाज ना हो बल्कि लोगों की आवाज बने, ये भारत की कोशिश है। फिलहाल चाइना और अमेरिका दो सुपर पावर ऐसी हैं जिनके लैंग्वेज लर्निंग मॉडल एआई को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है वो भारत के पास मौजूद है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हमारे पास हैं। अगर एआई के लिए डेटा न्यू ऑयल है तो उस डेटा का इस्तेमाल कैसा किया जाए, एआई को इस्तेमाल करने के लिए फ्रेमवर्क क्या हो और ये एआई इंसानों की बेहतरी के लिए, इंसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए कैसे आगे बढ़े, उसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत है। और ये समिट उस ग्लोबल फ्रेमवर्क का रास्ता तय करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। गवर्नेंस क्या हो, स्टैंडर्ड क्या हो, सरकारों की भूमिका क्या हो और जो ओपन एआई है उसका सरकारें और कॉरपोरेशंस जनता के हित के लिए कैसे इस्तेमाल करें, फिलहाल इसको लेकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय नहीं है। भारत की कोशिश है कि यहां आज जब प्लेनरी सेशन होगा तो गवर्नेंस और रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स पर बात हो और एक कॉमन वॉइस तैयार की जा सके जो सबके लिए सेफगार्डिंग हो। इसके अलावा शाम को सीईओ कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें लीडिंग सीईओज शामिल होंगे और एआई के फ्यूचर पर बात होगी। एग्जीबिशंस में एआई का इस्तेमाल इन लर्निंग मॉडल्स को करते हुए कैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक या सर्विस स्पेसिफिक तैयार हो सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। अगर आप एआई को आम भाषा में समझें तो ये एक रेफ्रिजरेटर मूवमेंट है, यानी जिस तरीके से फ्रिज आया था उसने पूरी क्रांति ला दी थी, उसका असली फायदा एग्जाम्पल के तौर पर कोको कोला ने उठाया कि फ्रिज का इस्तेमाल करते हुए कोको कोला इतना बड़ा ब्रांड बना। वैसे ही ओपन एआई या बाकी जो एलएलएम मॉडल्स हैं वो एक बेस तैयार करते हैं, उसके आधार पर जनता सेंट्रिक सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं वो तय करेगा कि आगे इस पर कैसे विकास होगा। और भारत उसी विकास की रूपरेखा में, इक्वेशन में अपने आप को आगे ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर पेश करना चाहता है और आज का ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए बेहद खास है। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एंट्रोपिक और ओपन एआई समेत दिग्गज टेक्स एक्सपर्ट आज यहां इस एक्सपो में जुटने वाले हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन। मोदी दिखाएंगे दुनिया को भारत की एआई ताकत। बीस स्टेट हेड, 100 सीईओज, 600 स्टार्टअप। देश की राजधानी दिल्ली में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर सबसे बड़ा ग्लोबल मंथन शुरू होने जा रहा है और इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर से 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 60 से ज्यादा देशों के मंत्री और प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा ग्लोबल टेक कंपनियों के फाउंडर और सीईओ के साथ साथ 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज भारत मंडपम में एक साथ दुनिया के डिजिटल भविष्य का रोड मैप तैयार करने वाले हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और आज पीएम मोदी इसी मंत्र के साथ इस ग्लोबल इवेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इसे लेकर क्या सोचते हैं, ये उन्होंने पिछले साल फ्रांस में दुनिया को बता दिया था। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में एआई समिट में जिक्र किया था, को-चेयर कर रहे थे उस वक्त, कि ग्लोबल साउथ में कितना पोटेंशियल है, और पवन और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको मुमकिन करके दिखाया कि ग्लोबल साउथ में पहली बार एआई समिट हो रहा है इतने बड़े पैमाने पे, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल अमित, हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आज के दिन लैंग्वेज लर्निंग मॉडल जिस पर एआई काम करता है, उसमें चाइना और अमेरिका दो डोमिनेटिंग पावर हैं। अगर एआई का डेमोक्रेटाइजेशन ना हो तो चाइना और अमेरिका दोनों के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पावर है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में
डेटा और बाकी सब जानकारियां ग्लोबल साउथ के पास है। इसीलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जिसमें ग्लोबल लेवल पर एआई रिलेटेड पॉलिसी तय की जाए, और जब वो पॉलिसी तय की जाए तो वो किसी देश स्पेसिफिक या किसी नेशनैलिटी स्पेसिफिक ना हो, बल्कि उनमें सबका पार्टिसिपेशन हो। और जो ग्लोबल साउथ के वो देश हैं जो थोड़ा पीछे हैं नॉलेज के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पावर जनरेशन के मामले में, यानी जो 5 लेयर हैं एआई की, उनके मामले में ऐसा ना हो कि उनके हितों की अनदेखी हो। तो अगर एआई सचमुच ग्लोबल है तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको सीधे भारत मंडपम से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज भारत में हो रहे एआई समिट का, एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी रहेंगे, जो को चेयर करेंगे। जिस तरह से फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी को चेयर थे, उसी तरह से भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति को चेयर करेंगे समिट को। आप सोचिए कि दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आप बस गूगल बोलिए या कोई भी बड़ी कंपनियां बोलिए, जो इस वक्त एआई पे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, वो यहां मौजूद है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत हो रही है। और जब ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में की थी, तब लोगों ने उसको बहुत हल्के में लिया था। जो बड़े देश है, चाहे अमेरिका हो या फिर चीन, को उनको लगा था कि शायद भारत में कितनी क्षमता है कि भारत एआई समिट जैसा इतना बड़ा एक इवेंट कर सकता है, और भारत ने इसको करके दिखा दिया, मुमकिन कर दिया। अब सोचिए ग्लोबल साउथ, जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी आज खुद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि ग्लोबल साउथ पीछे नहीं है, और आने वाले वक्त में दुनिया को एआई के इस जमाने में रास्ता भारत दिखाएगा। और भारत सिर्फ अकेला नहीं चलेगा, भारत अपने साथ तमाम उन मुल्कों को लेकर चलेगा जो एआई में पिछड़े हुए हैं। ग्लोबल साउथ में कौन से देश आते हैं? साउथ ईस्ट एशिया के देश आते हैं, अफ्रीका आते हैं, लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। उन सभी देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद है, जिसमें से सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और ब्राजील इस वक्त भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अफ्रीकी देश हैं, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जिनके नेतृत्व करने के लिए प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में ही यहां पर भाषण देंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। और देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ और यहां पर तमाम कौन कौन से बड़े देशों के लीडर्स मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द एआई इंपैक्ट समिट 2026। Distinguished guests, when a nation's resolve aligns with humanity's aspirations, technology becomes more than an instrument. It becomes a defining force of our time. Where once the pen shaped revolutions, today code is shaping the future. Inspired by the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, this grand confluence of artificial intelligence is being guided by a confident and self-reliant India, where data is not merely numbers, but the heartbeat of the aspirations of millions. Where our goal is not competition through technology, but building bridges of harmony across humanity. प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में यहां पर संबोधित भी करेंगे मौजूद तमाम मेहमानों का। 2023 में 28 देशों ने एआई समिट के दौरान साइन किया था, उसमें भारत भी शामिल था। और भारत ने तभी तय कर लिया था कि आने वाले दिनों में भारत एआई के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने जा रहा है, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो धीरे धीरे भारत में तैयार भी किया जा रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे एआई के क्षेत्र में इनिशिएटिव ली हैं, और उन्होंने जो कदम बढ़ाया है और जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे जाहिर होता है कि अगले 20 साल के अगर रोड मैप देखा जाए, 20 साल का रोड मैप देखा जाए, तो 2047 तक, जो हम लोग कह रहे हैं कि 2047 तक जब भारत 100 साल पूरे करेगा अपने आजादी के, तब तक एआई के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रिम देशों में शामिल होगा। And when the world broke, this wisdom became a shield. Care crossed oceans with open hands. Because when India heals, it heals the world. India reached for Mars, carrying 1 billion dreams with it.
those dreams were built in the streets, the farms, and the palms of 1 billion hands. We built a bridge for every nation to cross into the future. What began here became shared digital public infrastructure, offered to nations as a partnership. Now the world stands at another threshold, the age of artificial intelligence. The world brings compute, servers, speed. This timeless civilization brings the compass of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. We placed AI at the heart of the human experience. Through the Ayushman Bharat Digital Mission, health records became portable. In our clinics, AI brings earlier diagnosis and better care to millions. In our fields, AI now speaks the farmer's dialect. In our schools, it becomes a personalized teacher for every child. Through AI in our courts, justice found new clarity in the digital age. This is technology expanding human capability, not replacing it. When systems are designed for all, humanity moves forward. Not upward for a few, but forward for many. As intelligence scales beyond borders, a larger responsibility emerges to ensure it remains democratic, inclusive, and accountable. This is AI for good. India does not lead to stand apart. It leads to hold the circle together, ensuring that the Global South has a voice as a co-author of the intelligence age. From the creation of zero to the governance of intelligence, this is India. This is Bharat. As leaders, innovators, and nations gather for the India AI Impact Summit 2026, this is our moment to build a world of progress, prosperity, and happiness for all. Sarjan Hitai, Sarjan Sukhai. That's AI Impact Summit 2026. Ladies and gentlemen, I now invite Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister for Electronics and Information Technology, Government of India, to deliver the welcome address. तो ये तस्वीरें देख रहे हैं एआई इम्पैक्ट समिट भारत के भारत मंडपम में जिसका आयोजन किया गया है उसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समिट को को चेयर कर रहे Honorable President Macron, President Pamela, respected heads of states and heads of government, honorable ministers, distinguished delegates, friends from the industry, media, and dear students. A very warm welcome to India. Welcome to the first AI Summit in the Global South.